ट्रिग्नोमेट्री का हमारा टॉपिक है आज का, जो क्लास हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में भी उसी टॉपिक को हमें रिवाइज करना है और उस रिवीजन के बाद उस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा भी क्लास 11th में दिया गया है। तो आज पहले रिवीजन में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने क्लास 10th में एक बार पढ़ा है, उसी को एक बार हमें फिर से रिवाइज करना है। पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी डिफिनीशन ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना चाहें तो अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट में ही डिवाइड करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ट्राइएंगल प्लस मेट्री। ट्राइएंगल प्लस मेट्री, जैसे संस्कृत में संधि विच्छेद किया जाता है उसी तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ट्राइएंगल प्लस मेट्री। जैसे ही ट्राइएंगल की बात होती है हमारे दिमाग में एक ऐसा फिगर आता है, ट्राइएंगल का फिगर हमने बना लिया, ट्राइएंगल बन गया हमारा। इसके बाद वर्ड यूज हुआ है मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। अब हम लोगों के पास एक सिंपल सी डिफिनेशन बन गई। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। इसे हम सिंपल डिफिनेशन कह सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल डिफिनेशन इसकी अगर हमें बनानी हो तो अब हम उसको समझते हैं। अगर हमें किसी ट्रायंगल में मेजर करना है तो हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? हम उसकी साइड को मेजर कर सकते हैं, उसके एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो एक डिफिनेशन हमारी बन गई, The relation between side and angle is known as trigonometry। यानी अगर आपसे अब कोई पूछता है डिफिनेशन कि ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन क्या होती है तो आप सिंपल सा भी बता सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैथमेटिकल डिफिनेशन आपको बतानी है तो आप लोग बताएंगे द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ये हो गई इसकी डिफिनेशन। अब इसकी डिफिनेशन के बाद क्लास 10th में हम लोगों ने रेशियोज पढ़ा था, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। टी रेशियोज। अब हमारे दिमाग में यह पहला क्वेश्चन आता है कि इसे रेशियोज क्यों कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं। क्लास 6, 7, 8 में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि रेशियो का मतलब होता है कि दो नंबर हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए गए हों तो उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे क्लास 6, 7, 8 में हमने पढ़ा है x अपॉन वाई दिया है तो हम इसे x रेशियो y कह सकते हैं। y अपॉन z गिवन है तो इसे y रेशियो z कह सकते हैं। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी किसी भी दो नंबर का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा तभी हम इसे टी रेशियोज कहते हैं। टी रेशियो स्टार्ट करने से पहले हम ये भी देख लें कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं वह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करते हैं हम लोग हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? हमारे पास अदर भी ट्रायंगल होते हैं जैसे आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये सब भी होते हैं, लेकिन हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज क्यों करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड का एग्जैक्ट रिलेशन हमें बाय द पाइथागोरस थ्योरम पता होता है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तीनों साइड का एग्जैक्ट रिलेशन हमें पता होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसीलिए हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई और ट्रायंगल है, सपोज दैट स्केलन ट्रायंगल है ABC।
अब हमारे पास इसमें इन तीनों साइड का एग्जैक्ट रिलेशन हमें नहीं पता होता, इसका केवल हमें इनइक्वलिटीज पता है। इनइक्वलिटीज का मतलब है कि हमें इन तीनों साइड का रिलेशन इस तरह से पता होता है कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है वह तीसरी साइड से बड़ा होता है। यानी एग्जैक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है, लेकिन ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इक्वेशन दिया होता है, यानी एग्जैक्ट रिलेशन पता होता है कि कौन किसके इक्वल है और कितना इक्वल है। इसीलिए हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी बात आती है कि किस साइड को क्या नेमिंग दी जाती है। जैसे अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। इसमें अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें, इस एंगल के अगर हमें करस्पॉन्डिंग देखना है तो इसके जो सामने की साइड होगी हमेशा वह परपेंडिकुलर हाइट होगी, जिसे हम P से डिनोट करेंगे, और जो स्लैंट साइड होगी, जो तिरछी साइड हमें दिखाई दे रही होगी, उसे हम हमेशा हाइपोटेनस कहेंगे। इसके बाद जो साइड बचती है वह आपका बेस होगा। यह साइड जो है हमें इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ही देखना है। हम जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग देखेंगे उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होती है, और जो स्लैंट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है, और उसके बाद जो साइड बची वो आपका बेस हो गया। एक दूसरा भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक हमने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यह भी आपका ABC है। अगर अब एंगल को हम यहाँ पर ले लें, थीटा यहाँ पर ले लें, तो इसके जो सामने की साइड होगी वह हमेशा आपकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। यहाँ भी ये आपकी स्लैंट साइड है, स्लैंट साइड हमेशा आपकी हाइपोटेनस होगी, ये हाइपोटेनस हो गया। अब इसके बाद जो बची हुई साइड है वो आपका बेस होगा। ये हो गया नेमिंग ऑफ द साइड। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में किस एंगल के करस्पॉन्डिंग लिया जा रहा है। जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग हमें लेना है उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होगी। जो स्लैंट साइड यानी जो तिरछी साइड आपको दिखाई दे रही होगी वो आपको हाइपोटेनस कहेंगे हम उसे। अब उसके बाद जो बचता है वो आपका बेस होगा। इन दोनों फिगर को अगर ध्यान से देखो तो केवल परपेंडिकुलर हाइट और बेस में ही चेंजिंग होती है, हाइपोटेनस आपका वही का वही रहता है। यानी जो स्लैंट साइड होती है, तिरछी साइड होती है, उसी को हमेशा हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्लास 10th में, जो हम लोगों ने टी रेशियोज या टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। टी रेशियोज का मैंने बताया था, रेशियोज का मतलब होता है कि कोई भी दो नंबर आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर दिए गए हैं तो उसे हम रेशियोज कहते हैं। यानी टेक्नोमेट्री भी आपका किसी भी दो नंबर का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा, तभी हम उसे टी रेशियोज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्पेशली हमें साइन थीटा के लिए निकालना है, कॉस थीटा के लिए निकालना है, टेन थीटा के लिए निकालना है, कॉट थीटा के लिए निकालना है, सेक थीटा के लिए निकालना है, कॉसेक थीटा के लिए निकालना होगा। और इसके लिए टी रेशियोज के जो फार्मूले हम लोगों ने क्लास 10th में स्पेशली पढ़े थे उसको देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर हाइट, H मीन्स हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू B/H। tan थीटा इक्वल टू P/B। साइन थीटा इक्वल टू P/H, cos थीटा इक्वल टू B/H, tan थीटा इक्वल टू P/B। अब अगर हमें cot थीटा लिखना है तो cot थीटा इक्वल टू B/P,
sec थीटा इक्वल टू h अपॉन बी, cosec थीटा इक्वल टू b अपॉन p। ये सब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। और साफ साफ देख लो, यहाँ पर हर जगह जो है 2 नंबर हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए गए हैं, इसीलिए हम इसे टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। ये फार्मूले आपको हमेशा अब याद रखने हैं, बार बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनका यूज करना होगा। टी रेशियोज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था रेसिप्रोकल फार्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। अब इससे हमारे और भी फार्मूले बन सकते हैं जिन्हें हमें याद नहीं रखना है, कैलकुलेशन से ही हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से फार्मूले बनते हैं और उनका हमें जहाँ भी जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसका यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये सब फार्मूले अपने आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनते जाते हैं, जिन्हें हम रेसिप्रोकल फार्मूला कहते हैं। और क्लास 10th में इंट्रोडक्शन में ही एक और रिलेशन था आपको, जिसे हम डिवीजन रिलेशन कहते हैं, जिनका भी यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। डिवीजन रिलेशन, डिवीजन रिलेशन भी हमारे पास 2 थे। साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सब फार्मूलों का यूज हम लोग क्लास 10th में कर चुके हैं, जिनका यूज हमें क्लास 11th में भी फिर से करना है। इसलिए आपको ये फार्मूले अब एकदम रटे हुए होने चाहिए, ताकि आगे जो भी और भी फार्मूले अभी हमें मिलेंगे, जिसे हमें सॉल्व करने में आसानी हो।